हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपको और भी लंबी स्टोरी दे सकूं। इतने छोटे छोटे पार्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे। प्लीज़ प्लीज़ 1000 सब्सक्राइब कर दो बस, फिर आपको हर पार्ट दूंगी। तो कर दो ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को, अगले पार्ट को। थैंक यू सो मच। जैसे ही कनिष्क और तान्या की कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर पहुंची, सभी तेजी से उतरकर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालने लगे। टिया ने तुरंत कहा, मैं और कनिष्क अंदर जाकर चेक करते हैं, तुम लोग बाहर का इलाका अच्छे से देखो, अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत बताना। तान्या और रोहन ने एक साथ हामी भरी और तुरंत अलग अलग दिशाओं में जांच के लिए निकल पड़े थे। उधर युवराज ने अपनी लैपटॉप को बैग से निकालते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को हैक करने की कोशिश करता हूँ, शायद ये पता चल सके कि बॉस आखिरी बार कहाँ से आई थी। फौरन ही युवराज अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें गड़ाए कोर्स में व्यक्त हो गया था। बाकी सब अपने अपने काम में जुट गए थे। माहौल में बेचैनी और गंभीरता जैसे झलक रही थी। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर नैन्सी कहाँ है। हॉस्पिटल के बाहर रोहन और तान्या ने खोजबीन शुरू कर दी थी। हर कोने और हर एक जगह पर बॉस नैन्सी को ढूंढा जा रहा था। हर आने जाने वाले का शख्स पर उनकी नज़र थी। हालांकि दोनों के स्वभाव के मुताबिक ज़्यादा देर तक शांति बनाए रखना नामुमकिन सा था। तान्या ने इधर उधर देखते हुए कहा, हम तो ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे बॉस नहीं कोई सुई खो गई हो। उसकी बात को सुनकर रोहित ने मजाक बनाते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें सुई ढूंढनी आती है क्या। मुझे नहीं लगता तुम्हारी आंखें इतनी तेज हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए हर चीज़ किसी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं होती। उसकी बात सुनकर तान्या ने उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए पलट कर जवाब दिया, और तुम्हारे लिए हर मिशन तुम्हारा प्राइवेट एक्शन मूवी का सेट होता है ना, जिसमें तुम खुद को हीरो समझते हो। जिस पर रोहन ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, कम से कम मैं तुम जैसे ओवर एक्टिंग के लिए अवार्ड नहीं मांगता। जिस पर तान्या ने गुस्से से अपने पैर पटकते हुए, ओवर एक्टिंग, तुमसे बड़ा ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। हर बात पर ऐसे एक्ट करते हो जैसे खुद सीआईएफ के चीफ हो। यह सुनकर रोहन ने शरारत के साथ कहा, अरे, मैं सीआईए का चीफ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे मिस्ट्री क्वीन को संभालने में पूरा स्पाई बनने की प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है मुझे। यह सुनकर तान्या ने तुनक कर कहा, तुम्हें मिस्ट्री समझने के लिए पहले अपना ब्रेन तो ढूंढना पड़ेगा रोहन, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है वो कहीं खो गया है शायद। यह सुनकर रोहन ने उसकी तरफ नकली गंभीरता दिखाते हुए कहा, अरे, ब्रेन से याद आया, तुम्हारा कब मिलेगा तान्या, ताकि तुम्हारी बातें सुनने का कुछ लॉजिक समझ आए। यह सुनकर तान्या गुस्से से रोहन को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन फुर्ती से पीछे हट गया और बोला, हाथ लगाकर तो देखो, फिर तुम्हें इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा। तान्या ने उसकी तरफ एक पानी की बोतल उठाकर फेंक दी, लेकिन रोहन ने समय पर झुकते हुए बोला, मिस कर दिया मिस, वैसे तुम्हारा निशान भी तुम्हारी अक्ल जैसा ही है, हमेशा थोड़ा इधर उधर। यह सुनकर तान्या ने चिढ़ते हुए कहा, अगर यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होती ना, तो सच में अब तक बॉस को ढूंढ भी चुकी होती। यह सुनकर रोहन ने भी तंज कसते हुए कहा, हाँ ढूंढती ना, लेकिन तब तुम्हारा ड्रामा कौन देखता। दोनों की इस लड़ाई के बीच पास से गुजरते हुए एक गार्ड ने उन्हें घूर कर देखा। तान्या ने गुस्से में फुसफुसाते कहा, अब देखो, लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कुत्ते बिल्ली की लड़ाई कर रहे हो। यह सुनकर रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या कोई गलत कह रहे हैं क्या, तुम कुत्ते से कम नहीं हो। यह सुनकर तान्या ने गुस्से से रोहन की तरफ झपटते हुए कहा, तुम्हारी तो। लेकिन इससे पहले ही वह उसे पकड़ पाती रोहन हंसते हुए थोड़ा दूर भाग गया था और बोला, चलो अब काम पर ध्यान दो, नहीं तो हम बॉस को तो नहीं, लेकिन बॉस हमें जरूर ढूंढ लेंगे, और अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया ना, तो हमारी वाट लगेगी वो अलग। यह सुनकर तान्या ने गहरी सांस ली और हड़बड़ाते हुए वापस जांच करने लगी थी। वहीं अंदर टिया और गणेश ने रिसेप्शन पर जाकर तुरंत नैन्सी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी थी। टिया ने अपनी आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा, हमें इस लड़की के बारे में जानकारी चाहिए, क्या वो यहाँ पर आई थी, प्लीज़ चेक करें, ये बहुत ज़रूरी है, हम उनके फीमेल मेंबर हैं।
उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर कुछ देर तक चेक किया और फिर हैरानी भरी आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस नाम से तो कोई एंट्री हुई ही नहीं है। टिया के चेहरे पर चिंता और बढ़ गई थी। उसने कनिष्क की तरफ देखा और कहा, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अगर बॉस यहाँ नहीं आई हैं तो कहाँ गई, और आई तो क्यों आई थी? जिस पर कनिष्क ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो इसका मतलब उन्हें यहाँ लाया नहीं गया है, या बोलूँ उन्हें नाम दर्ज नहीं हुआ। शायद वो किसी और से मिलने आई होंगी। हमें हर मंजिल पर जाकर पता करना होगा, हो सकता है हमें मिल जाए। जिस पर दोनों तेजी से अलग अलग मंजिलों पर जांच करने के लिए निकल गए थे। उधर युवराज अपने लैपटॉप पर अपनी नजरों को गड़ाए हुए लगातार काम कर रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता कूट कूट कर झलक रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से दौड़े जा रही थी। कुछ ही पलों बाद उसने फुटेज को एक्सेस कर लिया था। स्क्रीन पर हॉस्पिटल के एंट्रेंस का वीडियो चलने लगा। उसने कुछ ही देर में नैन्सी की छवि पहचान ली थी। मिल गई बॉस, युवराज ने जोर से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर तान्या रोहन तुरंत उसके पास पहुंचे, क्योंकि सभी के कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे। क्या मिला सीनियर? तान्या ने जल्दी से उसके लैपटॉप पर अपनी नजरों को गड़ाते हुए पूछा था। जिस पर युवराज ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही कि कल रात बॉस यहाँ से भागते हुए आई थी, वो भी कार की फुल स्पीड में। बल्कि उन्होंने रास्तों में मिल रहे काफ़ी सारे सिग्नल्स भी तोड़ दिए थे, जिससे पुलिस तक उनके पीछे पड़ गई थी। जरूर उन्हें किसी से मिलने की जल्दी होगी। पूरी रात तक वह इसी हॉस्पिटल में एक रूम नंबर 113 के अंदर थी। उसकी बात को सुनते ही कनिष्क और टिया को अचानक से उसकी बात सुनकर कदम रुक गए थे। टिया ने जल्दी से कनिष्क की तरफ देखा और फिर अपने ब्लूटूथ पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, तो हम रूम नंबर 13 पर जाकर पता लगाते हैं। वह जल्दी से वहां से निकलती कि तभी युवराज की आवाज़ें, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पता लगा लिया है कि उस रूम में कौन था, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स को भी हैक कर लिया है। उसकी बात को सुनते ही तान्या और विराज ने एक साथ पूछा, कौन था उस रूम में? वहीं टिया और कनेश की भी अपनी अपनी जगह पर रुक गए थे। वह भी बेसब्री से जानना चाहते थे कि आखिरकार उस रूम के अंदर कौन था। वहीं युवराज ने थोड़ी असमंजस से भरी हुई आवाज में कहा, अजीब बात है, उस रूम के अंदर मुंबई के किंग आदित्य ओबरॉय था, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार बॉस अपने सारे कामों को छोड़कर इतनी जल्दबाजी में सारे सिग्नल्स को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ आदित्य ओबरॉय के लिए यहाँ पर क्यों आई। मुझे ये बात थोड़ी सी खटक रही है। वहीं यह सुनकर तो रोहन और तान्या भी हैरान होकर युवराज को देख रहे थे। वह भी काफी ज्यादा शॉक दिखाई दे रहे थे। उन्हें भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या हो सकता है। वहीं यह सुनकर टिया अचानक से सब कुछ समझ गई थी कि आखिरकार बॉस आदित्य ओबरॉय से मिलने के लिए क्यों आई थी। जरूर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, जिस वजह से वह जल्दी से रूम नंबर 103 की तरफ दौड़ने लगी थी। वहीं कनिष्क, जिसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब उसने टिया को दौड़ते हुए देखा तो वह भी जल्दी से उसे रोकने के लिए दौड़ा। टिया, कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर सभी वे सुनने की कोशिश करने लगे थे। वहीं टिया ने जल्दी से एकदम से कहा, बॉस के पास। यह सुनकर युवराज ने कहा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉस वहां पर है ही नहीं। यह सुनते ही टिया रुक गई और गुस्से से बोली, आखिर ये क्या ड्रामा है? हाँ, मुझे सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार बॉस कहाँ है? यूं गोल गोल रोटी की तरह बातें को क्यों घुमा रहे हो? छोड़ो, तुम छोड़ो, हम खुद ही पता लगा लेंगे। जिस पर कनिष्क ने टिया का पीछा करते हुए कहा, टिया सुनो तो सही, मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर टिया ने गुस्से से पलटी और कनिष्क को डांटते बोली, अगर सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो साइड में खड़े हो जाओ, मुझे बॉस से मिलना है बस। जिस पर कनिष्क ने जल्दी से उसे रोकते कहा, अरे युवराज ने कहा ना, दे वहां नहीं है। जिस पर टिया ने गुस्से से ब्लूटूथ में तेज आवाज में कहा, तो फिर बताओ ना महाशय, क्यों तब से दही जमाई हुई हो? आखिरकार ये सब चक्कर क्या है? बॉस आखिर कहाँ गई हैं? जिस पर युवराज ने एक पल के लिए चुप रहकर कहा, एक्चुअली बॉस को रात को कहीं पर ले जाया गया है। आदित्य ओबरॉय अपनी आदमियों के साथ लेकर यहाँ से कहीं गया है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। यह सुनकर टिया और भी ज्यादा नाराज हो गई थी। यानी कि तुम कुछ भी नहीं जानते है ना? वाह, कमाल के सेकंड हैंड कमांड हो। सिर्फ आधी अधूरी जानकारी देकर सही में हर वक्त सस्पेंस बना रहे हो। जिस पर रोहन ने
टॉन्ट मारते हुए कहा, यार मैं तो कहता हूँ हमें भी डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी कुत्ते बिल्ले की टीम तो हर जगह नाक घुसाए बिना नहीं मानती है। जिस पर टिया ने रोहन को झल्लाते हुए जवाब दिया, और तुम अपना ये बेफालतू का मजाक अपने पास रखो तो अच्छा है। तुम तो वैसे ही सबसे बड़ी पंचर हो, जो काम करते हो उसे भी मजाक में उड़ा देते हो। जिस पर रोहन चिढ़ते हुए बोला, कम से कम मैं अपनी टेंशन को एंटरटेनिंग बना देता हूँ, तुम्हारी तरह सब पर कुछ गरजता नहीं रहता हूँ, समझे तुम। जिस पर तान्या ने बीच में कूदते का, बस बस यार, अब लड़ना बंद करो ना। अब मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम दोनों सर पीट रहे हो। लड़ने का कंपटीशन बंद करो। और सीनियर, क्या हम कार की नंबर प्लेट को ट्रेस कर सकते हैं? आप तो हमें ये बताइए, साफ साफ बताओ कि हमें करना क्या है, वरना ये दोनों एक दूसरे की गर्दन तोड़ देंगे। जिस पर युवराज ने कहा, हाँ कर सकता हूँ। जिस पर टिया ने गुस्से के साथ कहा, अगर तुम ये कर सकते हो तो फिर अब तक तुम किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, बताना मुझे। उसकी बात सुनकर युवराज ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ करता हूँ, इतना गुस्सा क्यों रही हो? आदित्य का नाम सुनकर वैसे तो टिया परेशान नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। जैसे उसकी परेशानी जैसे अन्यांशी के लिए बढ़ती ही जा रही थी। उसे परेशान देख कनिष्क ने ब्लूटूथ बंद करते हुए कहा, परेशान मत हुई दीदी, को कुछ नहीं होगा। जिस पर टिया ने थोड़े गुस्से के साथ कहा, नहीं रहा जा रहा शांत, कैसे परेशान ना हो रहा हूँ, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम लोग डर के मारे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं बॉस का सच पता लगा कर ही दम लूंगी। और यह कहकर वह फिर से आगे की तरफ बढ़ गई। जिस पर कनिष्क ने पीछे से बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की खुद को दी की परछाई समझती है। तभी रोहन की ब्लूटूथ से आवाज आई, अरे ब्रो, परछाई नहीं, स्पाई, और वो भी ऐसी जो हर जगह फंस जाए। यह सुनकर कनिष्क हैरान हो गया था। उसने अपना ब्लूटूथ चेक किया तो वह अब भी ऑन था। यह देखकर उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए ब्लूटूथ को कान पर लगाया और फिर जल्दी से वहां से वह भी टिया के पीछे भागा। तभी तान्या ने सिर पकड़ते हुए कहा, तुम सब ना खुद को शांत रखने के लिए एक एक कोल्ड ड्रिंक पी लो, वरना मुझे यहाँ झगड़े से पहले किसी की नाक तोड़ती हुई दिख रही है। हॉस्पिटल के बाहर एक बार फिर से सभी लोग इकट्ठे हुए थे। थोड़ी देर में युवराज ने कहा, मुझे पता पर चल गया है कि उनकी कार कहाँ रुकी थी, जिससे सब लोग उस जगह जाने के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ ओब्रॉय हॉस्पिटल का साइलेंस वार्ड, जहाँ हल्की सी भी आवाज़ गूंजती लगती थी, अचानक से हलचल से भर गया था। नैन्सी की आंखें तेजी से खुली, उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने घबराकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई, दीवारों पर लगे मॉनिटर और ड्रिफ्ट के बीच उसे एहसास हुआ कि वह हॉस्पिटल के एक कमरे में है। उसकी आंखों में बेचैनी और सवाल थे। उसी पर उसके दिमाग में आदित्य का चेहरा कौंधा। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी। आदित्य, अचानक से उसके मुंह से जल्दबाजी में यह नाम निकला था। वह जल्दी से इधर उधर किसी को ढूंढने लगी थी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। नैन्सी ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन आदित्य उसे कहीं भी नहीं दिखा था। उसकी बेचैनी बढ़ गई। बिना रुके वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली। उसका सिर भारी था, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी ताकत थी। बाहर कॉरिडोर में उसे चिराग खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर चिराग की आंखों में चिंता साफ झलक उठी थी। लेडी बॉस, आप खड़ी क्यों हो गई? आपको अभी आराम करना चाहिए, चिराग ने जल्दी से कहा। नैन्सी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कड़वी आवाज में पूछा, आदित्य कहाँ है? उसकी बात सुनकर चिराग ने थोड़ी हिचक के बाद एक कमरे की ओर इशारा किया, वो अंदर हैं, उसने कहा। इतना सुनते ही नैन्सी बिना एक पल गवाए उस रूम की तरफ भागी। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल की धड़कनें उससे भी ज्यादा तेज थी। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, अचानक से दरवाजा अंदर से धीरे से खोला गया और आदित्य भी उसी समय कमरे से बाहर निकला। वह भी पसीने से तरबतर था, उसकी आंखें भी थकी हुई थी, लेकिन वह काफी ज्यादा बेचैन था। उसकी नज़र नैन्सी पर पड़ते ही उसकी आंखें भी नम हो गईं। यह सच में उसकी नैन्सी थी। वही नैन्सी की नज़र जब आदित्य पर पड़ते ही उसकी आंखों में भी आंसू भर आए थे।
दोनों की नजरें जैसे ही एक दूसरे से टकराई, मानो उनके बीच की दूरी जैसे थम गई हो। वक्त भी मानो ठहर सा गया हो। तभी अचानक से आखिरकार नैन्सी ने बिना सोचे समझे आगे कदम बढ़ाए और आदित्य की तरफ दौड़ते हुए बोली, आदित्य। उसे भागते देखकर आदित्य ने भी एक खुशी और दर्द भरी मुस्कान के साथ उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे ही नैन्सी उसके करीब पहुंची, उसने उसे कसकर गले से लगा लिया। दोनों की सांसें आपस में घुल मिल गई थी। नैन्सी की आंखों से आंसू बह रहे थे और आदित्य की पलकों पर भी नमी झलक रही थी। ये नज़ारा देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। तभी चिराग ने सभी को वहां से निकलने के लिए कहा, जिससे सब उनसे काफी दूर खड़े हो गए थे। बॉडीगार्ड वह आदित्य ने उसे गले लगाए हुए भी अपनी धीमी और कांपती आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना नैन्सी? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो आदित्य? मुझे लगा था कि नैन्सी ने यह सब कहते कहते ही सिसकियां भर ली थी। उसकी आंखों में सब कुछ घूमे जा रहा था। वह अपने इमोशंस को पहली बार बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे सच में ऐसे बच्चों की तरह रोते देखकर आदित्य ने उसके बालों को सहलाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ नैन्सी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे साथ और मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो, इसीलिए ये आंसू बहाना बंद करो। वैसे भी गलती मेरी थी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी नैन्सी। लेकिन नैन्सी की सिसकियाँ जैसे उसकी कहती हुई बातों से और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके दिल से गिल्ट गायब नहीं हो रहा था। वह आदित्य के गले से लगे हुए लगातार रोते हुए बोले जा रही थी, नहीं करना चाहिए था, मैं गलत थी, आई एम रियली सॉरी। उसकी हर बात के साथ उसके आंसू आदित्य की सफ़ेद शर्ट पर गिरते जा रहे थे। उसे इस तरह से टूट कर रोते हुए देखकर आदित्य का दिल भी भारी हो गया था, जिससे उसने उसे और भी ज्यादा कसकर गली से लगा लिया था। तो क्या युवराज पता लगा लेगा दोनों के बारे में? वहीं हॉस्पिटल में आदित्य ने नैन्सी को और भी ज्यादा कसकर गले से लगाते हुए कहा, नैन्सी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, क्यों रो रहे हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन नैन्सी का रोना रुक ही नहीं रहा था। वह लगातार रोती जा रही थी और बार बार सॉरी सॉरी भी कहती जा रही थी। उसकी आंखों के आगे आदित्य का पास्ट चल रहा था। वह बुरी तरीके से आदित्य से चिपकी हुई थी। वह वही जानती थी आदित्य को वापस से पाकर वह कितनी ज़्यादा खुश थी। लेकिन उसने जो उसके साथ किया और आदित्य ने जो इसका इतना सब कुछ झेला था, उसे इस चीज़ का और भी ज़्यादा गिल्ट और दर्द हो रहा था। और यह सब कुछ वह ना तो भुला पा रही थी और ना ही सब कुछ भूल पा रही थी। उसे इस तरह से रोते देखकर आदित्य की बेचैनी और परेशानी भी जैसे बढ़ती जा रही थी। हालांकि उसके पास्ट को याद करके उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने ऋषभ को इतनी जल्दी से कैसे मार दिया। उसे तो तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए था। लेकिन उसे ये भी पता चल गया था कि नैन्सी को मारने के पीछे किसी और का भी हाथ था और वह ऋषभ के बॉस का भी बॉस था, जिससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वह सबको इतनी बुरी मौत देना चाहता था कि वह लोग मौत भी मांगे तो वह भी नसीब ना हो। लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और नैन्सी को संभालने की कोशिश की, जिसकी आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सबसे पहले उसने जल्दी से उसे कमरे के अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। उसने नैन्सी को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से बेड पर ले जाकर अपनी गोद में किसी छोटी सी बच्ची की तरह बैठा लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। वह उसे अपनी बाहों में समेटे हुए था, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को अपनी बाहों में लपेट लेता है, उसी तरह से वह भी किसी बच्चे की तरह उसे पैम्पर कर रहा था, जैसे उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता हो। आदित्य ने उसके बालों को सहलाते हुए धीमे से और शांत स्वर में पूछा, नैन्सी सब ठीक है? हम दोनों ही ठीक है ना? इतना क्यों रो रही हो? देखो कुछ बुरा नहीं हुआ है, मैं यहाँ हूँ। आई एम रियली सॉरी डराने के लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें वहाँ से नहीं ले जाता तो कुछ भी नहीं होता, बट मैं दूर नहीं होना चाहता था। ऐसा कौन सा मकसद है जिसके लिए दूर होना है? हम साथ में भी तो सब कुछ कर सकते हैं ना। मैं तुमसे 1 इंच की दूर नहीं रहना चाहता। मैं नहीं खो सकता तुम्हें। नहीं पता मेरी क्या हालत हो गई थी जब सुना था कि तुम इस दुनिया में नहीं रही हो। आई एम रियली सॉरी डराने के लिए, लेकिन प्लीज़ नैन्सी दूर मत जाओ प्लीज़। लेकिन यह सुनकर नैन्सी की सिसकियाँ और तेज हो गई थी।
और वह और भी ज़्यादा फूट फूट कर किसी बच्चे की तरह आदित्य से गले लगकर रोने लगी थी और रोते हुए कांपते हुए आवाज़ में बोली, नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मुझे मुझे सच में वो सब नहीं करना चाहिए था। म- मैं बिना सोचे समझे सब कुछ कर गई। आई एम रियली सॉरी। सॉरी दूर जाने के लिए, सॉरी अकेला छोड़ने के लिए, आई एम सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। और वह और भी ज़्यादा तेज तेज रोने लगी थी। उसे रोता हुआ देखकर आदित्य और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी गहरी आंखों में नैन्सी के लिए प्यार और चिंता साफ झलक रही थी, जिस वजह से उसने धीरे से कहा, नैन्सी मेरी तरफ देखो। लेकिन नैन्सी ने रोते हुए अपना सिर ना में हिला दिया था। वह कैसे ही अपना सर उठाकर उसे देखती और कैसे उसे नजरें मिलाती। उसकी वजह से ही उसने न जाने कितना ही दर्द झेला था। वह तो उससे एक झटके से दूर हो गई थी और कुछ भी नहीं सोचा था उसने उसके बारे में कि वह कैसे रहेगा। वह उससे नजरें मिलाने की लायक ही नहीं थी। यही सोचकर वह और भी ज्यादा रोने लगी थी। उसे ऐसा रोते देखकर अब आदित्य ने थोड़ा सख्ती से कहा, नैन्सी लुक एट माई आईज। जिस पर नैन्सी थोड़ा शांत हुई और कांपते हुए अपनी आंखें उठाई जो आंसू से भरी थी। जब उसकी आंखें आदित्य की आंखों से मिली तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे, जिस पर आदित्य ने प्यार से अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। और ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी हर गलती के लिए मेरे लिए माफ़ है। बस तुम दूर मत जाओ, क्योंकि मैं जाने नहीं दूंगा, इसीलिए अब रोना बंद करो। जिस पर नैन्सी एकदम से कसकर उसके गले से लग गई थी और फूट कर वापस से रो पड़ी थी। जिस पर आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में फिर से और भी ज़्यादा कसकर भर लिया था, जिससे नैन्सी उसकी बाहों में पूरी तरीके से सिमट गई थी, जैसे उसकी सारी ताकत वहीं पर ख़त्म हो गई हो। उसके आंसू धीरे धीरे थमने लगे थे, लेकिन उसके दिल में अब भी गहरी पछतावे की लहरें उठ रही थी। आदित्य ने उसके माथे पर एक हल्की सी किस करते हुए फुसफुसाया, अब हमेशा साथ रहेंगे नैन्सी, है ना? तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे बच्चे की तरह रोना बंद करो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। उसके शब्दों ने नैन्सी को थोड़ा सुकून दिया था। उसने वैसे ही अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन नैन्सी की सिसकियां जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर आदित्य ने उसे इस हाल में देखकर परेशान हो गया था। उसने नैन्सी का चेहरा अपने दोनों हाथों में वापस से थाम लिया और उसके आंसुओं को अपने होठों से छू लिया, जिससे नैन्सी की आंखें अपने आप ही अनायास ही बंद हो गई थी और वह इस एहसास को, उसके छुअन को जैसे महसूस करने लगी थी। वहीं आदित्य ने उसकी आंखों पर हल्का सा किस करते हुए उसने नरम आवाज में कहा, कुछ नहीं हुआ नैन्सी, इतना क्यों रो रही हो? बस शांत हो जाओ, बहुत रो लिया। लेकिन ये सुनकर नैन्सी और ज्यादा रोने लगी थी। अपनी सिसकियों के बीच वह टूटे हुए शब्दों में बोली, आई एम रियली सॉरी आदित्य, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। सब मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। उसे और भी ज्यादा गिल्ट हो रहा था, जिस पर आदित्य ने थोड़ी शरारत से उसकी बात काटते हुए कहा, परेशान? तुम तो मेरी फुल टाइम जॉब हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी, पता है तुम्हें? ये तुमने कभी सोचा भी है? लेकिन नैन्सी उसकी बात को मुस्कुराने की बजाय और रोने लगी थी। नहीं आदित्य, तुम नहीं समझोगे, मैं हमेशा कितनी बेवकूफ़ी करती हूँ। पहले भी तुमसे दूर हो गई थी और अब फिर से वही गलती कर रही थी। मैं फिर से वही करने जा रही थी। मैं बहुत बड़ी बुद्धू हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वह ऐसे शिकायतें कर रही थी जैसे कोई छोटी सी बच्ची हो और अपने पिता से रो रो कर शिकायतें करती है। जिस पर आदित्य ने अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश की और बोला, बुद्धू? ओह, अब समझा। तो मेरी नैन्सी ने खुद ही अपने टाइटल का ऐलान कर दिया है ना? जिस पर नैन्सी ने आंखों में आंसू लिए ही उसकी तरफ देखा और फिर गुस्से से मुंह फुलाते हुए बोली, आदित्य ये मजाक का वक्त नहीं है। जिस पर आदित्य ने उसकी नकल करते हुए मजाकिया लहजे में कहा, नहीं नहीं नैन्सी, आई नो, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये मजाक का वक्त नहीं है। ये वक्त है तुम्हें थोड़ा शांत करने का और तुम्हें थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर सिखाने का। और मैं ठीक हूँ, समझी? और अगर इतना पछतावा हो रहा है तो दूर जाने का, तो बस मुझे एक किस्त दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। यह कहते हुए उसने उसकी नाक को अपनी उंगली से छुआ और अपना चेहरा
उसके आगे कर दिया। वहीं उसकी बात को सुनकर नैन्सी भी खुद को रोक नहीं पाई और उसने आदित्य जल्दी से आदित्य को किस कर दिया था, जिस पर आदित्य ने भी उसे अपने करीब कर लिया और वह भी किस करने लगा था। दोनों ही एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। जब किस करते हुए दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो नैन्सी आदित्य से दूर हो गई थी, लेकिन दोनों ने अपने सर एक दूसरे से मिला रखे थे। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे पर अपनी अपनी सांसें महसूस कर पा रहे थे। नैन्सी की आंखें बंद किए हुए ही धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत डर गई थी। जिस पर आदित्य ने हंसते हुए उसके होठों को वापस से अपनी होठों से जोड़ते हुए वापस से गिरफ्त में ले लिया था और उसे चूमते हुए बोला, माय लव, डरने की बात तो तब होती ना जब तुम मुझे छोड़कर वापस से भागने का प्लान कर रही होती। लेकिन रुक जाओ, अब तुम भागोगी कहाँ? मैं तुम्हें वापस से ढूंढ कर फिर से पकड़ लाऊंगा और इस बार सीधा अपनी जेब में रख लूंगा ताकि तुम कहीं भी जा ही ना पाओ। नैन्सी उसकी इस बात पर आखिरकार हल्का सा हंसी और उसने आदित्य के गाल पर किस कर लिया था। वहीं उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर आदित्य को न जाने कितना ही सुकून मिल गया था। उसने उसके होठों पर किस करते हुए कहा, देखो अब तो हंस भी लिया। यही मेरा सुपर पावर है मिस नैन्सी आदित्य ओबरॉय। रोने वालों को, इंसानों को हंसाना और अपनी नादान बीवी को हर बार माफ करना। नैन्सी ने हल्के से आदित्य के कंधे पर मारते हुए कहा, तुम ना, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, समझे? जिस पर आदित्य ने उसे अपनी गोद में बैठाए हुए कसकर गले लगाते हुए फुसफुसाया, तुम एक छोटी सी बच्ची हो, समझी? और सब भी मेरी प्यारी और छोटी सी बुद्धू भी। अब चलो, इन आंसुओं को सहेज कर किसी और दिन के लिए रख लो। आज तुम्हारी मुस्कान का दिन है। यह कहते हुए वह उसके कान को चूमने लगा था, जिस पर नैन्सी की पूरी बॉडी में जैसे करंट सा दौड़ने लगा था और उसने आदित्य को खुद से दूर करते हुए थोड़ा कसमसाते हुए कहा, तुम ना मेरा फायदा उठाना बंद करो। वह जिस तरीके से नैन्सी को चूम रहा था, नैन्सी का शरीर कांपने लगा था। वहीं आदित्य ने उसकी बात सुनकर उसके कानों को हल्के से काटते हुए थोड़ा बेशर्मी भरी से कहा, अभी मैंने फायदा उठाया कहाँ है बेगम साहिबा? अब फायदा उठाना शुरू करूंगा। वैसे भी बड़े दिनों बाद मौका मिला है तो आज पूरे मजे लेने वाला हूँ। जिस पर नैन्सी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अब बहुत हो रहा है आदित्य, छोड़ो मुझे, तुम इतने बेशर्म कैसे हो? जिस पर आदित्य ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आज तो पकड़ने का दिन है, छोड़ने का नहीं। और तो और, इतना ज़्यादा दिन मेरे से दूर रही हो तो अब छोड़ कैसे दूँ? हाँ, अभी तो मेरे साथ गलत करने का पछतावा हो रहा था ना, तो दूर होना तो बंद करो और मेरी बेबी से प्यार करने दो। यह कहते हुए वह हॉस्पिटल गाउन के बटन को खोलते हुए उसके गले पर किस करने लगा था, जिस पर नैन्सी की गहरी सांसें लेते हुए आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, आदित्य प्लीज ना। जिस पर आदित्य ने उसके कॉलर बोन को चूमते हुए कहा, यस बेबी, व्हाई नॉट, आई विल टोटली सेटिस्फाइड यू। यह कहते उसने गाउन को और भी नीचे सरका दिया था और उसके कंधे को चूमने लगा था। वहीं उसके किस जितनी ज़्यादा सेट ड्रेसिंग थी ना, उतनी ही उसकी बातें भी थी। लेकिन उसकी ये बात सुनकर नैन्सी ने थोड़े गुस्से से कहा, मैंने कब कहा कि तुम मुझे सेटिस्फाइड करो? जिस पर आदित्य ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया और उसे किस करने लगा था और उसके हाथ अब नैन्सी के शरीर पर जैसे फिसल रहे थे, जिससे नैन्सी की भी बोलती जैसे बंद हो गई थी और उसने अपने आप को आदित्य की बाहों में जैसे सौंप दिया था। वहीं आदित्य ने उसकी शर्ट निकाल दी थी, जिस पर नैन्सी उसकी बाहों में सिमट सी गई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आदित्य की हर किस को फील करने लगी थी। वहीं आदित्य उसे बेतहासा चूमे जा रहा था, जैसे वह उससे दूर हुआ तो वह वापस से गायब हो जाएगी। उसने नैन्सी को बेड पर लेटा दिया और अपनी शर्ट निकाल कर उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। वह किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी जीभ उसकी बॉडी पर जैसे फिसलती जा रही थी। वहीं नैन्सी उसकी हर किस पर आहें भर रही थी। थोड़ी देर में दोनों के कपड़े जैसे जमीन पर पड़े हुए थे और वह दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरीके से समा गए थे। 1 घंटे बाद नैन्सी थक हार कर बेड पर ही सो गई थी। वहीं आदित्य उसके कंधे पर किस किया और थोड़ा खड़ा होकर अपनी पैंट के पहनकर वॉशरूम में चला गया। वहां से आने के बाद उसने चिराग को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर नैन्सी को देखते हुए बोला, अब बहुत हुआ, इन सब का खेल खत्म होना बहुत ज़रूरी है।
फिर वह नैन्सी के माथे पर किस करके उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। दूसरी तरफ नैन्सी की पूरी टीम रोहन, तान्या और कनिष्का युवराज मुंबई के उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां पर नैन्सी को कार का आखिरी सिग्नल ट्रेस किया गया था। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें नैन्सी का अता पता नहीं मिला था। उसकी आंखें के सामने सिर्फ विशाल समुद्र का नजारा था। उसकी लहरें शांत होने के बावजूद एक अनकही बेचैनी पैदा कर रही थी। समुद्र को देखकर रोहन ने अपने स्वाभाविक मजाकिया लहजे में कहा, अरे यहाँ पर बॉस कहाँ है? यहाँ हमें उन्हें ढूंढने के लिए अब क्या समुद्र में गोथा लगाकर नीचे ढूंढना पड़ेगा क्या? सच में बता रहे हैं, माफिया से डिटेक्टिव बन चुके हैं बॉस को ढूंढने के चक्कर में। और बॉस का तो अता पता ही नहीं है। कहीं बॉस हमारे मजे तो नहीं ले रही है ना? खुद मजे कर रही है और हम पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे हैं। जिस पर तान्या ने उसकी बात पर उसे घूरते हुए कहा, रोहन, तुम हमेशा मजाक का मौका ढूंढते हो। अगर कुछ सीरियस नहीं बोल सकते तो चुप रहा करो। सीरियसली बता रही हूँ मैं, जिस वक्त बॉस मिली ना, तुम्हारा पत्ता पहले कर पाऊंगी। तुम जैसे लोग आखिर माफिया में कर क्या रहे हैं? क्योंकि माफिया के लायक तो तुम लोग हो नहीं। जिस पर रोहन ने उसे भी घूरते हुए कहा, ओ प्लीज, अपनी ये लेक्चर ना अपने पास रखो, ठीक है? तुम भी कोई भी कम नहीं हो। हर वक्त बॉस की फेवरेट बनने की कोशिश करती रहती हो। अगर बॉस ने सच में हमें मजे लेने के लिए दौड़ाया है तो इसमें तुम्हारी भी गलती होगी, शायद तुम्हारी प्लानिंग होगी। जिस पर तान्या ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई और झल्लाते हुए बोली, रोहन, तुम्हारी सोच और तुम्हारी बातें दोनों ही बकवास हैं। और वैसे भी जब तक तुम कोई सीरियस काम नहीं कर सकते तब तक तुम्हारी अपनी बातें खुद तक रखो। जिस पर टिया तो अब सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, आखिरकार बोल पड़ी, क्या तुम दोनों हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहोगे या फिर कुछ काम भी करोगे? आखिरकार तुम लोग यहाँ पे आते क्यों, मुझे समझ नहीं आता। जिस पर युवराज ने अपनी जगह पर खड़े खड़े ठंडी आंखें भरते हुए कहा, यार, मैं कहता हूँ इन दोनों को यहीं पर छोड़ दो। बॉस तो नहीं मिलेगी लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जरूर खत्म कर देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। जिस पर कनिष्क ने, जो अब तक शांत कर रहा था, गहरी सांस लेते हुए, बस करो सब लोग, ये वक्त मजाक और लड़ाई का नहीं है। हमें यहाँ से कोई सुराग ढूंढना है। दी की जान खतरे में भी हो सकती है, इसलिए बी सीरियसली, ओके प्लीज। अगर दी इस इलाके में है तो हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। जिस पर तान्या ने रोहन को घूरते कहा, देखो और कुछ सीखो सीनियर से। सीरियसनेस किसे कहते हैं यह देखकर समझो। जिस पर रोहन ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे सीरियसनेस का भी एक टाइम होता है मैडम, पर हाँ, अब जब हमारे सीनियर ने कह दिया है तो मैं अपना काम पर लग जाता हूँ। खुश? टिया ने गहरी सांस लेते हुए चारों ओर नजरें दौड़ाई और कहा, कार का सिग्नल यहाँ तक आया था लेकिन ना तो यहाँ पर कोई सुराग है और ना ही कोई गाड़ी है। जिस पर कनिष्क ने अपनी जगह पर खड़ी खड़ी समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है बॉस को यहाँ से समंदर के रास्ते से ले जाया गया होगा। अगर ये सच है तो इन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। जिस पर युवराज ने गंभीर आवाज में कहा, हम यहाँ खड़े खड़े अंदाजे नहीं लगा सकते। हमें आसपास के इलाकों को ध्यान से खंगालना होगा और किसी को लोकल अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए। अगर बॉस यहाँ से कहीं और गई हैं तो हमें पता लगाना होगा। तान्या ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए कहा, मुश्किल? बिल्कुल सही कहा। रोहन ने तान्या की बात पर पहुंच चढ़ाते हुए कहा, ठीक है मैडम, अब आपकी इजाजत हो तो काम शुरू करें। इस पर टिया ने गुस्से से दोनों को चुप कराते हुए कहा, दोनों शांत रहो, यहाँ बहस करने का समय नहीं है। और फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग गए थे। युवराज वहां से सीसीटीवी फुटेज को हैक करने में लग चुका था। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच और जल्दी से 1000 सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।